गुड इवनिंग खुशबू, राधिका, आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? नहीं रहा। वो निकल जाता है, सब दिक्कत हो जाता है। ओके, गुड इवनिंग। निकल जाता है, सब दिक्कत। ओके, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन आज का होने वाला है। गुड इवनिंग नितेश। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हमारा, और हल्का सा हम ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन। आंसर दो सभी आप लोग। पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ? आपके ऑप्शन है अकबर एंड हेमू, सेकंड ऑप्शन है बाबर एंड इब्राहिम लोदी, थर्ड ऑप्शन है बाबर एंड सिकंदर लोदी, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है मराठा एंड अहमद शाह दुर्रानी। गंगा वर्मा जी, गुड इवनिंग। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जीएस का। सभी लोग आंसर दीजिए आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके साथ ही हम कुछ और भी फैक्ट वगैरह देखेंगे। आप लोग ऑप्शन में हाँ बी आंसर आप लोग दे रहे हैं, बाबर एंड इब्राहिम लोदी। जी बिल्कुल सही आंसर है आपका, बाबर एंड इब्राहिम लोदी इसके सही आंसर हैं। और भी मैं आपसे अगर पूछूं, पानीपत का ये पहला युद्ध हुआ है और ये हुआ था 1526 में हुआ था। आप सभी को पता है कि दिल्ली सल्तनत चलता है, और दिल्ली सल्तनत का जो सबसे लास्ट डायनेस्टी होता है वो लोधी डायनेस्टी होता है, और लोधी डायनेस्टी का एंड हो जाता है जब इब्राहिम लोधी को बाबर हरा देता है पानीपत के पहले युद्ध में। यहाँ से शुरुआत होती है मुगल डायनेस्टी की, और मुगल डायनेस्टी का फाउंडर जो होता है और वो है बाबर। हल्का सा हम दिल्ली सल्तनत के बारे में देखेंगे। दिल्ली सल्तनत का जो फाउंडर होता है कुतुबुद्दीन ऐबक था। इस तरीके से अगर देखें, दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 डायनेस्टी थे, और उसका एक ट्रिक है, उसको हम ट्रिक के थ्रू भी याद कर सकते हैं। अगर आप ऐसे याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला जो डायनेस्टी था वो था स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी। दूसरा जो डायनेस्टी था वो खिलजी डायनेस्टी था। तीसरा डायनेस्टी जो था वो तुगलक डायनेस्टी था। चौथा डायनेस्टी जो था सैयद डायनेस्टी था, और जो 5वां डायनेस्टी था वो लोधी डायनेस्टी था। तो ये दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 डायनेस्टी थे। नितेश मैं अच्छा हूँ। ये 5 डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत के थे, और दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी शासक था वो था इब्राहिम लोधी। इसको बाबर हरा देता है और यहाँ से दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
और हमारा अगला क्वेश्चन है, आज के समय में प्रेजेंट में हाउ मेनी स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है। इसका आंसर सभी आप लोग दो, 5, 6, 7, 8। कितने राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद के बारे में मैं आपको बता दूं, तब तक आप लोग आंसर देते रहो। जैसे कि सेंटर में आप देखते हो, सेंटर में क्या होता है, राज्यसभा होता है, राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। लोकसभा को एक और नाम से जानते हैं, पीपल्स हाउस के नाम से भी जानते हैं। राधिका, चंचल, नितेश बिल्कुल सही आंसर है। 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली पाया जाता है। टोटल 28 स्टेट हैं और उस 28 स्टेट में से 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। तो सेम इसी प्रकार से जैसे सेंटर में राज्यसभा और लोकसभा होता है, उसी तरीके से स्टेट में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। जो काम राज्यसभा का होता है वही काम लेजिस्लेटिव काउंसिल का होता है। सेम काम होता है, हर एक चीज वैसे ही होता है जैसे कि सेंटर में होता है। खुशबू सही आंसर है, 6 स्टेट। क्या आप उन 6 स्टेट का नाम बता सकते हो, वो 6 स्टेट कौन से हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल पाया जाता है। तो इसको भी हम एक ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। इस ट्रिक का नाम है यूपी तेल बेचकर महान बना। तो यूपी मीन उत्तर प्रदेश, तेल मीन तेलंगाना, बेच मीन बिहार, कर मीन कर्नाटक और अंधा महान बना तो आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो ये 6 स्टेट हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल पाया जाता है। एक बार आप ऐसे देख लो, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड सबसे लास्ट में महाराष्ट्र। तो इन स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल पाया जाता है। तो आप ये ट्रिक याद रखो। और जो मैंने दिल्ली सल्तनत का भी मैं एक ट्रिक आपको बताने वाला था, वो ट्रिक है साले खिलजी तो से अच्छा मोदी है, तो से अच्छा मोदी है। तो आप इस तरीके से इसको भी याद कर सकते हो, जैसे कि साले मीन स्लेव डायनेस्टी, खिलजी मीन खिलजी डायनेस्टी, तो मीन तुगलक डायनेस्टी, से मीन सैयद डायनेस्टी और मोदी मीन लोधी डायनेस्टी। तो इस तरीके से आप सारे डायनेस्टी को याद कर लो। फिर अगर आप मुगल में आते हो तो मुगल में सबसे पहले जो होते हैं बाबर होते हैं। बाबर के बाद कौन था, बाबर के बाद था हुमायूं, हुमायूं के बाद कौन था, अकबर, अकबर के बाद कौन था, जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो इस तरीके से आप मुगल डायनेस्टी का भी सीक्वेंस अगर आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन है ज्योग्राफी से। क्वेश्चन क्या है, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इज, भारतीय संघ का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है। हिंदी पे आप ना जाए, हिंदी में कुछ टाइपिंग एरर हो गया है, तो आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन को देख लो। सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इंडियन यूनियन का जी। इसका आंसर दो आप लोग, इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी एंड नन ऑफ द अबव। इंदिरा कोल। मैंने पूछा सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो आप ये हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट जो है आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है जी। चंचल आपका सही आंसर है, इंदिरा पॉइंट जो है सदर्न मोस्ट पॉइंट है। और अगर इंदिरा जो पॉइंट है इसको एक और नाम से बुलाते हैं, उसका नाम है पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। पिगमेलियन पॉइंट भी इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट को। अगर मैं पूछूं आपको नदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो वो है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल जो है ये नदर्न मोस्ट पॉइंट है। इसके साथ ही मैं आपको कुछ और भी बता दूं,
नदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो इंदिरा कोल है, सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट है। और क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि ये कहाँ पे है। शिवानी गुड इवनिंग। ये जो है अंडमान निकोबार में जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है वहां पर ये इंदिरा पॉइंट है। और ये सबमर्ज हो चुका है, पानी जो 2004 में सुनामी आई थी उसकी वजह से ये सबमर्ज हो चुका है। अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले इंडियन लैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो वो कन्याकुमारी है। और कन्याकुमारी किस स्टेट में है? तमिलनाडु में है। ठीक, तो ये इतना चीज है। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट भी पूछ ले, तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो अरुणाचल प्रदेश का किबिथु है। और इस वेस्टर्न मोस्ट जो है वो गुजरात में सर क्रीक है। इसके बाद भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछ लेता है वो ये है, इंडियन का एक्सटेंट पूछ लेता है, डिग्री पूछ लेता है। तो जो भारत का नदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है 37 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड है और सदर्न लैटिट्यूड है, और सदर्न मोस्ट 8 डिग्री है। और अगर ईस्टर्न मोस्ट पूछे तो 97 डिग्री है और वेस्टर्न मोस्ट पूछे तो 68 डिग्री है। इसको भी एक आप ट्रिक से याद करना चाहो तो ट्रिक से याद कर सकते हो। हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर है। और ये आप लेटीट्यूड भी देख लो 37 डिग्री सेल्सियस है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 98 डिग्री होता है फ़ारेनहाइट में। और आप ये देख लो ये 97 डिग्री है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट लॉन्गिट्यूड। तो और ये आप इतना दो टेम्परेचर याद रखो, इसमें से अगर आप 29 को माइनस करते हो तो आपका 68 भी आ जाएगा और 8 डिग्री सदर्न मोस्ट भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये डिग्री जो है ये ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हो। इसके साथ ही एक चीज और मैं बता दूं आपको, जब आप नॉर्थ से साउथ की ओर आते हो तो ये जो है 3214 किलोमीटर है। और जब आप वेस्ट से ईस्ट की ओर जाते हो तो 2933 किलोमीटर है। इसके साथ ही तो बस इतना है इस भारत के बारे में। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन मैंने लिया है इकोनॉमी से। प्लानिंग कमीशन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय, योजना आयोग को किसके साथ बदला गया है? ऑप्शन है फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, इलेक्शन कमीशन एंड पब्लिक सर्विस कमीशन। इस क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग। प्लानिंग कमीशन को किससे रिप्लेस किया गया है? तो मैं कुछ आपको बता दूं प्लानिंग कमीशन के बारे में। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे लोग, कुछ लोग मतलब मोस्ट आप लोग रसिया के सोशलिस्ट से इंस्पायर थे और बहुत सारे लोग डेमोक्रेसी से इंस्पायर थे। मतलब अलग अलग चीज़ों से लोग इंस्पायर थे और वो लोग चाहते थे कि भारत में भी सोशलिस्ट आ जाए। लेकिन फिर बात बनी और ऐसा हुआ कि नहीं, दोनों का मिक्स रूप आना चाहिए। तो मिक्स इकोनॉमी हमारे देश में होना चाहिए। तो प्लानिंग कमीशन आता है और प्लानिंग कमीशन शुरुआत होता है 1950 से। प्लानिंग कमीशन की शुरुआत होती है, जो फर्स्ट इलेक्शन होता है इस तरीके से। प्लानिंग कमीशन ये होता है इसमें, जी बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का। हाँ, नीति आयोग से रिप्लेस किया गया है। क्या आप नीति आयोग का फुल फॉर्म बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो प्लानिंग कमीशन आता है, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे उसका पूरा एम्फेसिस रहता है। फिर दूसरा जो आता है वो एग्रीकल्चर पे होता है। प्लानिंग कमीशन में ये होता है, इसमें बता दिया जाता है कि अगले 5 साल तक हम किस पे काम करेंगे। एक अपना मुद्दा बना लेते हैं और जो भी मतलब 5 ईयर का विजन बना लेते हैं और उस पर पूरे 5 साल वो काम करते हैं। तो ये नीति आयोग है और नीति आयोग से 2015 में रिप्लेस किया गया है, 2014-15 में। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पीएम हैं, वो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। जो भी पीएम बनेगा अपने आप वो नीति आयोग का चेयरमैन बन जाएगा। जैसे मैंने आपको जीएसटी के बारे में बताया था, गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी में जो भी हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो अपने आप जीएसटी का चेयरमैन बन जाएगा, जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन बन जाएगा। जी बिल्कुल सही आंसर, खुशबू चंचल पीएम हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर ये प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कुछ नीति आयोग के बारे में कुछ फैक्ट भी है। नीति आयोग कैसी बॉडी है? हल्का सा पॉलिटी भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं।
हमारे संविधान में अगर देखें तो दो तरीके से बॉडी होती है हमारे देश में, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मतलब जो जिसके लिए संविधान में आर्टिकल होता है उससे हम कहते हैं संवैधानिक बॉडी, जिसके लिए संविधान में आर्टिकल होता ही नहीं है उससे हम कहते हैं असंवैधानिक बॉडी, यानी स्टेचुरी बॉडी भी कहते हैं उससे। मतलब जैसे आप देख लो इलेक्शन कमीशन देख लो, यूपीएससी देख लो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कैग, इन सब के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल है, तो ये कैसी बॉडी है? संवैधानिक बॉडी है। कुछ बॉडी ऐसे भी जैसे एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इन लोग इसके लिए क्या है? हमारे संविधान में आर्टिकल नहीं है, तो ये कैसी बॉडी है? स्टेचुरी बॉडी है। लेकिन नीति आयोग कुछ हटके है इससे। नीति आयोग जो है ना ये संवैधानिक बॉडी है ना ये असंवैधानिक बॉडी है, ये है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मतलब इसे जो कैबिनेट होती है ये रिजोल्यूशन के थ्रू डायरेक्ट पास करती है, तो ये नीति आयोग है। नीति आयोग कब आया? 2015 में आया, आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये है which of the following gases are the main contributor to the acid rain। एसिड रेन के बारे में आप सभी जानते हो, बहुत सारा नुकसान होता है जो भी एग्रीकल्चर वगैरह जो भी है। तो आपको ये बताना है एसिड रेन में कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और लास्ट है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। आज हिंदी का जो हिंदी पे आप ना जाए क्योंकि हिंदी पूरा गलत हो गया है। इंग्लिश की क्वेश्चन आप देखें और उससे आप आंसर का आंसर दें। तो एसिड रेन के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूं। एसिड रेन होता क्या है? एसिड रेन जो होता है SO2 प्लस N2O, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिलते हैं और H2SO4 एसिडिक फॉर्म, जो प्रेसिपिटेशन होता है वो एसिडिक फॉर्म में होता है, उसे कहते हैं। नितेश आपका सही आंसर है, सभी का सही आंसर है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ये एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये देख लो आप, एसिड रेन इस तरीके से होता है। अगला क्वेश्चन है हु वाज द चेयरमैन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अभी 2020 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, आप सभी को पता होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। इसका आंसर दो आप लोग जी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताइए आप लोग, इसके चेयरमैन कौन है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है इसके चेयरमैन कौन है? मैं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बता दूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहो। सबसे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी, सबसे पहला जो एजुकेशन पॉलिसी आया था ये 1968 में आया था, और उसमें हमारे देश में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और पहली बार अपने देश में एजुकेशन पॉलिसी आया था। और आपको पता है जब भी कुछ हमारे देश में आना होता तो उसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है, कुछ मेंबर होते हैं, वो उस पर रिसर्च करते हैं और बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो सबसे पहला जो कमेटी बना था कोठारी कमीशन था। सबसे पहला कमीशन जो था कोठारी कमीशन था। फिर इसके बाद 1986 में फिर एक कमीशन बनता है और वो राजीव गांधी जी का सरकार था उस समय। और उसी समय से आप एजुकेशन में देखते होंगे 10+2+3 का जो मॉडल आप देखते हो ये राजीव गांधी के सरकार के समय से शुरू हुआ था। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी 2022 में आई है, 2020 में आई है, और इसके जो चेयरमैन है वो के कस्तूरी रंजन जी इसके चेयरमैन हैं। के कस्तूरी रंजन इसके चेयरमैन हैं। और ये कौन है? ये इसरो के चेयरमैन भी रह चुके हैं, ये पूर्व इसरो के चेयरमैन हैं। और 2020 में जो HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इसको मतलब जारी किया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक और चीज है 5+3+4 के बारे में बात किया जाता है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सबसे पहला स्टेट है हिमाचल प्रदेश ने इसे इंप्लीमेंट किया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है, GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, मतलब 2035 तक भारत का टारगेट है 50% करना ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को। तो ये कुछ इसमें है। और
बस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बस इतना ही आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है के कस्तूरी रंजन। के कस्तूरी रंजन जो है ये 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसके चेयरमैन हैं। अब हल्का सा हम एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। शुरुआत से हम देखेंगे हमारे देश में एजुकेशन पॉलिसी कैसे चली आ रही है। हमारे देश में आप सबको पता है पहले कौन होता है, दिल्ली सल्तनत थे जी। अंजलि सही आंसर है कस्तूरी रंजन। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत था, फिर उसके बाद मुगल आता है। मुगल के समय यूरोपियंस भारत में आना शुरू कर देते हैं। मुगल के समय यूरोपियंस भारत में आना शुरू करते हैं और पुर्तगाल, इंग्लिश, पुर्तगाल सबसे पहले आता है। आप सबको पता है वास्को डिगामा के बारे में। फिर धीरे धीरे जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको भारत में आना अलाउ कर दिया जाता है, अलाउ कर देते हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखें जो मेन मोटा मोटा देखें फैक्ट, वैसे देखा है तो प्रिंटिंग प्रेस आ गया, प्रिंटिंग प्रेस जो था पहले ही आ गया था, लेकिन मैकाले मिनट 1835 में आता है। मैकाले मिनट क्या बोलता है, ये बोलता है कि हम जो अपर लोग हैं, मतलब जो ऊपर हायर कास्ट के लोग हैं, मतलब जो अच्छे लोग हैं, मैं कुछ लोगों को हम लोग एजुकेशन देंगे और वो पूरे मतलब देश को देखेंगे। मतलब तो ये 1835 में आया। इसमें एक और डिबेट चल रहा था कि इंग्लिश में एजुकेशन हो या वर्नाकुलर लैंग्वेज में एजुकेशन हो। फिर इसके बाद और ये एक थ्योरी देता है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी देता है। ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या होता है कि हम ऊपर कुछ लोगों को एजुकेशन देंगे और वो नीचे की ओर आएंगे, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आना, ये है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। फिर इसके बाद हम आते हैं वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच ये 1854 में आया था और इसमें हमारे देश के जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो डलहौजी थे। डलहौजी गवर्नर जनरल थे। और जब ये मैकाले मिनट आया था इस समय विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिक थे। तो उस डिस्पैच ने क्या बोला, उस डिस्पैच ने ये बोला जो ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है इसको रिजेक्ट कर दिया। इसने रिजेक्ट कर दिया और इसने वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी एजुकेशन को शुरू कर दिया। इसने बोला कि जो प्राइमरी एजुकेशन है ये वर्नाकुलर लैंग्वेज में होगा और जो हायर एजुकेशन वो इंग्लिश में होगा। तो ये है उस डिस्पैच। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया कहते हैं। भारत में एजुकेशन का मैग्ना कार्टा बोलते हैं उस डिस्पैच को, क्योंकि पहली बार भारत के बारे में कुछ अच्छी बात की गई थी। फिर इसके बाद हंटर कमीशन बैठाया गया 1882 में। 1882 में जो भारत का गवर्नर जनरल था वो रिपन था। लॉर्ड रिपन भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय 1882 में। और रिपन अगर देखा है जितने भी गवर्नर जनरल भारत में रहे सबसे अच्छा जो उसमें से था वो रिपन था, क्योंकि रिपन ने बहुत अच्छे जितने भी काम किए हैं सारे अच्छे काम किए हैं, सभी भारत के लोगों के हित में काम किए हैं। तो ये हंटर कमीशन बैठाया गया। और हंटर कमीशन क्यों बैठाया गया था, ये देखने के लिए कि जो उस डिस्पैच आया था बहुत सारे प्रोविजन लेके आया था, क्या वो सही से काम कर रहा है या नहीं। फिर इसके बाद क्या होता है, थॉमस रेले कमीशन बनता है 1904 में। 1904 में क्या होता है, हमारे देश में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन आपको पता होगा इसी ने भारत का बंगाल का विभाजन किया था और हमारा स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, अब उस समय बहुत सारे जो वो हो रहे थे, जो उग्रवादी नेता थे कांग्रेस में जो थे, क्योंकि कांग्रेस का विभाजन भी 1907 में होता है, क्योंकि यहाँ से मतभेद होना शुरू हो जाता है। मतभेद कैसा, कांग्रेस में दो तरह के लीडर होते थे, एक मॉडरेट थे, एक एक्सट्रीमिस्ट थे। मतलब एक गरम दल के नेता थे, एक नरम दल के नेता थे। नरम दल के नेता क्या मानते थे, पेटिशन, हम रॉयल होते थे, वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके प्रति वो लॉयल थे। लेकिन ये कहते थे नहीं, ऐसे ये लोग हमें आज़ादी नहीं देंगे, हमें कुछ तो अलग से करना होगा। तो थॉमस रेले ने क्या किया, इस कमीशन में लॉर्ड कर्जन ने एक ऐसा कानून लेके आया, इसको पता था जितने भी ये कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, यहीं से ये सब निकल के आ रहे थे, तो इसने यूनिवर्सिटी पे बहुत ही रूल टाइट कर दिया। फिर इसके बाद 1917 में आता है सैडलियर कमीशन, 1929 में आता है हरतोग कमीशन और सबसे लास्ट में 1944 में आता है सर्जियांट रिपोर्ट। तो इस तरीके से हमने देखा कि ब्रिटिश काल से लेके आज़ादी के बाद भी हमने देखा एजुकेशन सिस्टम के बारे में।
अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन है आपका फ्रांस, इंडिया, ब्राजील एंड दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो आप सभी लोग। भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर, आप लोग ऑप्शन में आंसर देते रहो, तब तक मैं कुछ और भी आपको बता दूं। ये एक ऐसा अलायंस है, आपको ये याद ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इकलौता, मतलब देखा है तो भारत में इसका हेडक्वार्टर है। पहली चीज तो भारत में हेडक्वार्टर है। नहीं धर्मेंद्र, फ्रांस नहीं होगा, भारत होगा। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत में इसका हेडक्वार्टर है। और अच्छी बात यह है कि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उन्होंने ये प्रपोजल रखा था इसको बनाने के लिए 2015 में। 2015 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका प्रपोजल रखा था कि एक ऐसा सोलर अलायंस होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, और इंडिया प्लस फ्रांस दोनों कोऑपरेट करके इसको बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, इंडिया और फ्रांस दोनों मिलकर बनाते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, इंडिया में हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडिया में एक गुरुग्राम आपको पता होना चाहिए। गुरुग्राम में ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है। इसके साथ ही ये होता क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये हम देखेंगे। जैसे ये सपोज करो ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मतलब ये था, जो भी सोलर यानी सन की जो भी एनर्जी है, इसको हम वेस्ट ना होने दें, इसका ज्यादा से ज्यादा हम यूज करें। तो जो भी कंट्री होती है ट्रॉपिकल में जो भी कंट्रीज है, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो होता है इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक, और इसके ऊपर जो होता है इसे हम कहते हैं टेम्परेट जोन, इसे कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। तो ट्रॉपिकल जोन में सन की लाइट बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ये बनाया गया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसके मेंबर जो होंगे सिर्फ ये ट्रॉपिकल जोन वाले ही होंगे। इसमें बाहरी मेंबर भी ऐड हो सकते हैं जो टेम्परेट जोन में आते हैं, जैसे कनाडा हो गया, रसिया हो गया, ये सब भी इसके मेंबर बन सकते हैं। तो ये हमने देखा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। ये भारत में इसका हेडक्वार्टर है, भारत के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द क्लीनेस्ट सिटी। 2022 में जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था उसके हिसाब से भारत का सबसे साफ वाला शहर कौन सा है? आपके ऑप्शन है लखनऊ, पटना, इंदौर एंड सूरत। इसका आंसर दो आप लोग। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अकॉर्डिंग भारत का सबसे स्वच्छ सिटी कौन सा है? बिल्कुल सही आंसर चंचल, पटना होगा। इंदौर होगा। सबसे स्वच्छ जो है वो इंदौर होगा। इंदौर किस स्टेट में है, क्या आप बता सकते हैं? इंदौर जो है वो भारत के किस स्टेट में है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ये लगातार, ये कोई पहली बार नहीं है, पिछले 3-4 बार से हर बार सबसे क्लीन सिटी बनता आ रहा है। ये इंदौर जो है मध्य प्रदेश में है। इंदौर मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के बारे में एक चीज और बता दूं, सबसे ज्यादा जो एसटी पॉपुलेशन होती है, शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही है। अब हम आते हैं, क्या आप बता सकते हैं एरिया के अकॉर्डिंग एमपी किस नंबर पे है? एमपी का एरिया के अकॉर्डिंग यूपी तो चौथे नंबर पे है, और नंबर 1 पे राजस्थान है, और एमपी किस नंबर पे है? हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वारधा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज बेस्ड ऑन द आइडियल ऑफ। वारधा एक स्कीम है, वो किसके आइडियल पे है? तो इसके ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, BR अंबेडकर, सी राजा गोपालाचारी एंड महात्मा गांधी। सबसे लास्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी। इसका आंसर दो आप लोग। वारधा स्कीम जो है ये किसके आइडियल पे है?
वारधा स्कीम, चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वारधा स्कीम जो है ये महात्मा गांधी जी के ऊपर है। महात्मा गांधी जी ने वारधा स्कीम दिया था। ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है ये स्कीम। ठीक, महात्मा गांधी जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। इन्होंने जो भी मूवमेंट किए, इन्हें भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। किसने कहा था? वो थे सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में एक रेडियो पे, जब ये जापान में थे, वहां से इन्होंने ये बोला था। ओके, अंजलि सही है, 3 साल से। महात्मा गांधी, चंचल बिल्कुल सही आंसर। अब आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, सबसे आखिरी क्वेश्चन है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये स्पोर्ट्स से मैंने लिया है। वेयर वाज द कॉमनवेल्थ गेम 2022 हेल्ड? 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, ये कहां पर हुआ है? आपके ऑप्शन है बर्मिंघम, जो इंग्लैंड में है, सऊदी अरब, अर्जेंटीना एंड फ्रांस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ हुआ था? चलो मैं आपको बता देता हूँ, ये बर्मिंघम में हुआ था। बर्मिंघम जो है ये इंग्लैंड में है, और यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम 2022 हुआ था। तो आप ये सब याद रखो, और इसके बाद हम कुछ और देखेंगे कॉमनवेल्थ गेम के बारे में। ये बर्मिंघम में हुआ था, और कब हुआ था? बस इसमें आप सिर्फ इतने याद रखो इंडिया के बारे में। बर्मिंघम गेम में इंडिया ने 22 गोल्ड मेडल जीता, 16 सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल 23, और अगर टोटल देख ले तो वो 61 गोल्ड मेडल वो जीता। गंगा वर्मा नहीं। कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में हुआ था जी। इंडिया 3rd पोजीशन पे, 4th जी। तो हमने आज इतने सारे कुछ देखे। अगर आपके कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। क्लास कैसी थी आज की? और ये आप सभी लोग आंसर देते रहिए, क्योंकि आप ये लाइन देख सकते हैं, आप प्रैक्टिस करते हो, थ्योरी पढ़ते हो, उससे आप उतना नहीं सीखते हो जितना कि आप अपने मिस्टेक से सीखते हो। क्योंकि हम जो गलती लाइफ में हम एक बार कर लेते हैं, दोबारा लाइफ में हमसे वो गलती नहीं होती है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दो। आपको पता नहीं है तो भी आप गेस करो, सोचो, फिर आप आंसर देते रहो, मिस्टेक करो, लेकिन मेन एग्जाम में आपको मिस्टेक नहीं करना है। आपको जितना भी मिस्टेक करना हो आप सिर्फ यहाँ पे करो। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं आपसे। ओके, गुड नाइट।